हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश और मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह। देश में नहीं प्रदेश में भी कोरोना के मामले लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं, जिसको लेकर प्रदेश सरकार ने नया आदेश जारी किया। तो वहीं कोरोना के इन बढ़ते मामलों के पीछे दिल्ली कनेक्शन भी सामने आ रहा है। आखिर नया आदेश क्या है और हरियाणा में बढ़ते मामलों के पीछे क्या कारण है, जरा इस रिपोर्ट के जरिए आप देखिए। हरियाणा में कोरोना के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। प्रदेश में कोरोना के कुल आंकड़ों की बात करें तो ये आंकड़ा 1310 को भी पार कर चुका है। हालांकि राहत की बात यह है कि 825 से ज्यादा मरीज ठीक भी हो चुके हैं। हालांकि प्रदेश सरकार लगातार कोरोना पर लगाम कसने के लिए कड़े कदम उठा रही है। यही वजह है कि हरियाणा सरकार ने कोरोना वायरस के चलते बड़ा फैसला लिया। अब सार्वजनिक स्थान पर थूकने और मास्क न पहनने वालों पर 500 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। इसकी घोषणा स्वास्थ्य एवं गृह मंत्री अनिल विज ने की। मास्क को लेकर आदेश जारी कर दिए गए हैं। जो मास्क नहीं डालेगा उसको 500 रुपए जुर्माना देना पड़ेगा और जो थूकेगा उसको भी 500 रुपए जुर्माना देना पड़ेगा। जुर्माना लगाने की पावर काफ़ी लोगों को दी है, BDO को दी है, डॉक्टर को दी है, SHO को दी है। काफ़ी लोगों को ये पावर दी गई है जुर्माना लगाने की। गौरतलब है कि हरियाणा के स्वास्थ्य एवं गृह मंत्री शुरुआत से ही कह रहे हैं कि कोरोना की बीमारी इतनी जल्दी जाने वाली नहीं है, इसके साथ ही रहना सीखना पड़ेगा, लेकिन हमें अपनी जीवन शैली में बदलाव लाना पड़ेगा। उन्होंने कहा था कि अभी भी लोग मास्क लगाना और सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखना अपनी जीवन शैली में नहीं ला पा रहे। इस संबंध में नियम बनाने पड़ेंगे, जिसके चलते लोगों पर सख्ती की जा रही है। हालांकि सवाल ये भी उठता है कि इतने कड़े कदम उठाए जाने के बाद भी प्रदेश में कोरोना के मामले लगातार क्यों बढ़ते जा रहे हैं, तो उसका जवाब है दिल्ली कनेक्शन। ऐसा इसलिए क्योंकि प्रदेश में बढ़ रहे कोरोना के मामले ज्यादातर दिल्ली से आ रहे हैं। हरियाणा के गुरुग्राम, फरीदाबाद, सोनीपत और झज्जर बॉर्डर दिल्ली से जुड़े हैं। मंगलवार को जारी हुए सरकारी आंकड़ों के मुताबिक गुरुग्राम और फरीदाबाद में सबसे ज्यादा केस सामने आए थे। मंगलवार को गुरुग्राम से 33 और फरीदाबाद से 22 मामले सामने आए। गौरतलब है कि गुरुग्राम से जो 33 मामले पॉजिटिव सामने आए हैं, उनमें 12 पुलिसकर्मी हैं और ये वो पुलिसकर्मी है जो दिल्ली गुरुग्राम बॉर्डर पर तैनात थे। यानी साफ है कि जो बॉर्डर दिल्ली से जुड़े हैं, वहाँ कोरोना के मामले सबसे ज्यादा सामने आए हैं। यही वजह थी कि प्रदेश सरकार ने दिल्ली से सटे सभी बॉर्डर को सील कर दिया था। लेकिन जब लोगों को राहत दी गई तो फिर से मामलों में उछाल आ गया। अब देखने वाली बात ये होगी कि सार्वजनिक स्थानों पर थूकने और मास्क न पहनने वालों पर सख्ती करने के साथ साथ प्रदेश सरकार कोरोना के दिल्ली कनेक्शन पर भी क्या कुछ कड़े कदम उठाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। चलिए, तो ये रिपोर्ट आपने देख लिया। जरा जल्दी से बिना समय गवाए आगे बढ़ जाते हैं। दो खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। सबसे पहले आपको मिलवा देता हूं उनसे। हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक योगेश कौशिक जी कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। योगेश जी, बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। और भारतीय जनता पार्टी से प्रवक्ता सुदेश कटारिया जी हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। दोनों ही का ही बहुत स्वागत है। लेकिन जरा सबसे पहले शुरुआत मैं सुदेश जी आपसे ही करना चाह रहा हूँ। ये अभी लॉकडाउन को लेकर के स्थिति चल रही है और लॉकडाउन के अब आखिरी फेज में हम आ रहे हैं। अब खत्म होने को है चौथे चरण का लॉकडाउन भी। लेकिन ऐसे में आपको लग रहा है कि कोरोना संक्रमण का जो ग्राफ है, अगर देश की बात करें और हरियाणा की भी अगर बात कर लें, तो हरियाणा में कुछ ऐसे चिन्हित इलाके हैं जहां पर अभी भी नए मामले तेजी के साथ सामने आ रहे हैं। कारण इसके पीछे क्या है और एक्शन रिपोर्ट क्या है? एक्शन क्या अभी हरियाणा सरकार आने वाले समय में भी उन इलाकों के अंदर लेने जा रही है? कुछ तैयारी, क्या प्लानिंग? देखिए शुभेंदु जी, सबसे पहले जिस प्रकार से आपने कहा कि संक्रमण जिस प्रकार से कोरोना का बढ़ रहा है, तो सबसे जो टेक्निकल मामला इसमें आया, टेक्निकल पॉइंट जो देखने को मिला, वो दिल्ली का बॉर्डर से मिला। जो भी हमारे पुलिसकर्मी संक्रमित मिले, वो भी दिल्ली बॉर्डर से टच जो हमारे पुलिसकर्मी थे, वो संक्रमण से ग्रसित मिले। सबसे जो टेक्निकल पॉइंट हमें देखने को जो मिला है, वो दिल्ली बॉर्डर का मिला। दिल्ली से आवागमन जिस प्रकार से होता है, तो वहां से संक्रमण ज्यादा फैलता है। जिस प्रकार से आज हरियाणा सरकार ने एक नई एडवाइजरी जारी की है कि जो भी व्यक्ति मास्क नहीं लगाएगा, 500 रुपए जुर्माना, जो व्यक्ति
सार्वजनिक जगह पे या उस प्रकार से थूकता हुआ मिला, उस पर 500 रुपये जुर्माना लगा के एक पब्लिक में इस प्रकार का मैसेज देने का हरियाणा सरकार ने काम किया है कि किसी न किसी तरीके से प्रदेश की जनता के सहयोग से, प्रशासन के सहयोग से किस प्रकार से हम संक्रमण को रोक सकते हैं, उस कड़ी में सारे कदम उठाए जा रहे हैं। जिस प्रकार से शुभेंदु जी आप देखिए, लॉकडाउन में ये आखिरी पड़ाव है। पहला लॉकडाउन हुआ तो हमारे केंद्र की तरफ से हुआ, माननीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी की तरफ से हुआ। लेकिन जब दूसरा लॉकडाउन हुआ तो दूसरा लॉकडाउन की शुरुआत में जब ओपिनियन प्रदेशों की ली जा रही थी तो इससे पहले ही राजस्थान और महाराष्ट्र जैसे प्रदेशों ने पहले ही लॉकडाउन की घोषणा कर दी थी। लेकिन बावजूद उसके केंद्र के जो नेता, सेंटर के जो नेता, जो केंद्रीय नेता इसके बैठे हैं कांग्रेस के, 55 दिन बाद एक नए मोड़ पर आकर जिस प्रकार से सट्टेबाज, क्रिकेट का मैच चल रहा हो और सट्टेबाज अंदर से ही सट्टा लगा रहे हो, इस प्रकार से 55 दिन बाद एक ट्वीट करके एक हरियाणा प्रदेश ने पूरे देश में भूचाल की स्थिति ला दी। शुभेंदु जी, सट्टेबाजी और क्रिकेट का जिक्र ना करें तो ज्यादा बेहतर। मैं बता रहा हूं शुभेंदु जी, इसका कारण बता रहा हूं। इसका कारण सिर्फ यही रहा है, बीजेपी के नेता अगर कांग्रेस, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सोनीपत पहुंचते हैं और लॉकडाउन की गाइडलाइंस की अवहेलना करते हुए क्रिकेट खेलते हैं, चेहरे पर मास्क नहीं होता, सोशल डिस्टेंसिंग का कोई ख्याल नहीं होता, अगर आप ये पाठ दूसरों को पढ़ा रहे हैं तो सबसे पहले बीजेपी के खुद के नेताओं को ये पाठ पढ़ना होगा। शुभेंदु जी आप बताइए, जो 55 दिन के लॉकडाउन के बाद जिस प्रकार से कांग्रेस के नेता ताबड़तोड़ प्रदेश के मुख्यमंत्रियों की हमारे केंद्र सरकार से कंधे से कंधा मिलाकर चलने के बाद, चाहे राजस्थान की बात करें, महाराष्ट्र की बात करें, चाहे दूसरे कांग्रेस शासित प्रदेशों की बात करें, सबने जो पहला लॉकडाउन माननीय मोदी जी ने किया उसकी सराहना भी की और कंधे से कंधा मिलाकर चले। लेकिन 55 दिन बाद एक बहन और भाई ने अंदर बैठ के ट्वीट करके और प्रदेश और देश में ऐसा भूचाल ला दिया। उनसे मैं सवाल कर लूंगा, लेकिन सुदेश जी अगर प्लीज 1 मिनट मेरी बात पूरी हो जाने दीजिए। जिस प्रकार से राजनीति ऐसे विकट और विषम परिस्थिति में जिस प्रकार से कांग्रेस वालों ने राजनीति शुरू की, वो समझ से परे है, वो देश हित में और प्रदेश हित में नहीं है। अच्छा होता कि ये सारे नेता जिस प्रकार से अंदर ट्वीट की राजनीति कर रहे हैं और जिस प्रकार से राजनीति तो हर कोई कर रहा है, कंधे से कंधा मिलाकर प्रशासन और सरकार के साथ। मैं ये जानना चाह रहा हूं सरकार का आने वाले समय के लिए क्या एक्शन प्लान है तैयार किया जा रहा है। हरियाणा में जिन इलाकों में अभी भी संक्रमण नहीं रुक रहा है, चाहे वो गुरुग्राम हो, चाहे वो फरीदाबाद हो, चाहे वो सोनीपत हो, ये उन इलाकों के अंदर क्या एक्शन प्लान तैयार किया जा रहा है? क्या सोचा जा रहा है कि जो संक्रमण के अभी नए मामले सामने आ रहे हैं, क्यों आ रहे हैं और इसकी रोकथाम के लिए क्या किया जाएगा? इसका सबसे बड़ा जो कारण मैंने शुभेंदु जी बताया, वो दिल्ली बॉर्डर से टच हुई, जिस प्रकार से लोगों का आवागमन शुरू हुआ, जिस प्रकार से हमने तो क्या वो रोक दिया गया? रोकथाम भी लगाई, लेकिन उसके बावजूद भी लोग चोर रास्ते से, खेतों के नहीं, आप देख लीजिए आज खुले में दिल्ली गुरुग्राम बॉर्डर पर कोई रोक टोक नहीं है। आप सीधे आप एक तरफ कह रहे हैं कि गंभीर विषय है, वहां दिल्ली से आने वाले लोगों को रोकना चाहिए, लेकिन रोकेगा कौन? ये तो सरकार को निर्णय लेना है ना, डिसीजन तो आपको ही लेना है। प्रदेश की सरकार को भी कहीं ना कहीं केंद्र सरकार की गाइडलाइन का फॉलो करना पड़ेगा। प्रदेश और देश इसको सेंटर ने तो कह दिया ना, ये राज्यों के आपस का अब विषय हो गया है, राज्य आपस में तय करें। अगर आपको लगता है कि दिल्ली से अगर कोई लोग आते हैं, संक्रमण ज्यादा फैला रहे हैं, गुरुग्राम, फरीदाबाद, सोनीपत, इसको आपके हिस्ट्री भी मानकर चल रहे हैं, तो आप क्यों नहीं आप बंद कर देते एंट्री? उदाहरण के तौर पर शुभेंदु जी आपको बता दूं, रेवाड़ी जिला एक ऐसा था जहां नारनौल, महेंद्रगढ़ में भी केस होने के बाद रेवाड़ी में एक भी केस नहीं था। लेकिन रेवाड़ी में जिस प्रकार से केस आया, एक महिला खेतों के रास्ते से आई और अपने भाई से दिल्ली मिलकर आई जो कैंसर का मरीज था। बाद में पता चला ये दिल्ली से उससे मिलकर आ रही है। अब तो आप खुद मिलने दे रहे हैं ना। अब तो दिल्ली गुरुग्राम बॉर्डर हो, चाहे दिल्ली फरीदाबाद का बॉर्डर हो, वहां पर आपने पूरे रास्ते आप स्वागत कर रहे हैं, आप खुलेआम पूरे बॉर्डर खोल चुके हैं, तो ये तो अब चोर रास्ता भी नहीं बचा ना। अब तो खुले में आप सभी लोग आ रहे हैं, तो संक्रमण तो और ज्यादा फैलेगा। प्रदेश के मुख्यमंत्रियों को भी अपनी भूमिका निभानी पड़ेगी। जिस प्रकार से हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री और हरियाणा प्रदेश के सारे नेता कंधे से कंधा मिलाकर सेंटर की आई हुई गाइडलाइन का फॉलो कर रहे हैं, उसी प्रकार अरविंद केजरीवाल जी और दूसरे प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों को करना होगा। जिस प्रकार से पहले चरण में सबने किया, पहले चरण में जो लॉकडाउन हुआ, सबने कंधे से कंधा मिलाकर उसका साथ दिया। लेकिन 55 दिन बाद एक ऐसा भूचाल देश में आया, अंदर ट्वीट जिस प्रकार से किया, जिस प्रकार से सत्तेबाजों ने देश की व्यवस्था खराब की, उसका सबसे बड़ा कारण यह है कि उसका जो व्यवस्था खराब हुई उसकी वजह से हुई है। अच्छा होता वे कंधे से कंधा मिलाकर चलते। ठीक है, यानी कि कहने का मतलब आपका यह है कि कांग्रेस विपक्ष की तरफ से, कांग्रेस की तरफ से आपको उतना साथ नहीं मिला है। नहीं मिला, ठीक है। मैं जरा सवाल ले लेता हूं, जरा सवाल
मैं कांग्रेस पार्टी से प्रवक्ता हमारे साथ मनीष कटाना जी भी कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। मनीष जी, बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। मैं आपसे भी सवाल यहाँ पूछना चाह रहा हूं, क्योंकि जिस बात का जिक्र सुदेश कटारिया जी बार बार कर रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी का उतना साथ अभी तक नहीं मिल सका है। कारण इसके पीछे क्या नजर आता है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के लोग, इनके नेता कार्यकर्ता जब भी किसी भी मुद्दे पर फेल होते हैं तो सिर्फ इनके पास एक ही ऑप्शन बचता है, वो होता है ठीकरा किसके सर फोड़ना है। और इन्होंने जैसी राजनीति आज तक करते रहे थे, मुझे बड़ी विडंबना और बड़ा अपने आप को इतना वो महसूस हो रहा है कि आज के इस दौरान में जहां पूरा देश और प्रदेश इस संकट की घड़ी में खड़ा है, अर्थव्यवस्था जीरो पे आई हुई है, पेट्रोल डीजल के जिस तरीके से ये वैट और उस पर टैक्स लगाए जा रहे हैं, किसान की, मजदूर की, व्यापारी की, कर्मचारी की, सबकी रीढ़ की हड्डी इन्होंने तोड़ने का काम किया है। और उसके बाद भी आज भी मेरे भाई राजनीति से ऊपर उठ के बात करने के लिए तैयार नहीं है। आज भी ये कांग्रेस कांग्रेस कांग्रेस। भैया, आप सरकार में पिछले 6 साल से हैं, प्रदेश में और केंद्र में। आज जो सिनेरियो हमारे हिंदुस्तान में, हमारे प्रदेश में चल रहा है, लोगों को आर्थिक सहायता देने की जरूरत थी। एक और जुमला इन्होंने छोड़ा 20 लाख करोड़ रुपए का। कोई मेरे को एक भाई समझा दे, ये 20 लाख करोड़ है क्या? किस इंसान को मिले ये 20 लाख करोड़? किसकी? एक मिनट, आप बोल रहे थे कटारिया साहब, मैंने बिल्कुल मैंने बिल्कुल आप बिल्कुल आप बोल रहे थे, मैं आपकी बात सुन रहा था। देखिए सुदेश जी, आपने सवाल खड़ा किया, अब जरा जवाब ले लेते हैं। ठीक है सुदेश जी, उसके बाद मैं बताता हूँ। मैं मनीष कटारिया जी एक सवाल मैं साथ में और जोड़ देता हूँ। मैंने शुरुआत में आपसे सवाल किया था, लेकिन मैं उसमें एक सवाल और जोड़ देता हूँ। सुदेश जी, ठीक है ना, वो बात आपने कर लिया, जरा उस सवाल का जवाब भी ले लेते हैं। मनीष जी, मैं एक सवाल और इसमें जोड़ रहा हूं। लॉकडाउन लगाया गया पूरे देश भर के अंदर, लॉकडाउन लगाया गया। आपको लगता है कि लॉकडाउन लगाना सही रहा, या अगर लॉकडाउन नहीं लगाते तो उससे ज्यादा बेहतर रहता? देखिए, लॉकडाउन लगाना ठीक रहा, हम लॉकडाउन के खिलाफ नहीं है, लेकिन लॉकडाउन लगाने से पहले जिस तरीके से नोटबंदी की गई, जिस तरीके से जीएसटी, नोटबंदी पे मत जाइए ना, मैं नहीं जा रहा, मैं उस पर टाइम खराब नहीं कर रहा। जब आप लॉकडाउन लगा रहे हैं, लॉकडाउन ठीक रहा या नहीं? नहीं, लॉकडाउन तो देखो, लॉकडाउन के अलावा कोई ऑप्शन नहीं थी ना देश में, ना पूरे विश्व में। तो फिर मुझे जरा इस सवाल का जवाब दे दीजिए कि राहुल गांधी ये जब कहते हैं कि लॉकडाउन लगाना गलत निर्णय है, तो ये किस आधार पर? मैं एक बात कह रहा हूं, जब 12 जनवरी को राहुल जी ट्वीट करके बोल रहे हैं कि कोरोना देश में आ गया है, ये एक बहुत गंभीर विषय है, इस पर आपको ध्यान देना चाहिए। तो आदरणीय मोदी जी ट्रंप को नमस्ते करने के लिए 22 फरवरी तक देश में कोरोना को आने दिया, इन फ्लाइटों को चलने दिया। अगर ये फ्लाइट अगर 12 जनवरी को रुक जाती तो आज हमारा देश इस कगार पे नहीं होता जहां आज हमारा देश खड़ा है। ये सिर्फ नमस्ते ट्रंप के लिए इन्होंने जिस तरीके से गरीबों के आगे दीवारें कराई, क्या आज उन दीवारों को कोरोना रोक पा रही है? जितने पैसे आपने उन दीवारों पे खर्च करे, जितने पैसे आप अपनी एड पे खर्च करे, क्या उससे 10% आपने वेंटिलेटर पे खर्च करे? मैं तो ये पूछना चाह रहा हूं, एक सेकंड लूंगा। कांग्रेस की परसों एक वीडियो आ रही थी दिल्ली की, वो भाई इतना रो रहा था, कह रहा मेरे को ये कहा है एमएक्स हॉस्पिटल वालों ने कि आप जाके वेंटिलेटर का इंतजाम करो। इनके पास देश में, प्रदेश में, सेंटर हमारी राजधानी है हिंदुस्तान की, वहां पर भी इनके पास वेंटिलेटर नहीं है, और वेंटिलेटर के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है कोरोना में। इनके पास कुछ भी नहीं है सिवाय बातें करने के। और जो ये 20 लाख 15 लाख करोड़ की बात कर रहे हैं, मेरा दोस्त मेडिकल इक्विपमेंट कंपनी में अपनी कंपनी है, जब उसने अप्लाई करा लोन के लिए तो उसको मेल आती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की कि 1000 करोड़ रुपए आवंटित हुआ था, जो पूरा हमने बांट दिया, अपने रिश्तेदारों को माल खिला दिया इन मंत्रियों ने। और ये हमारे को बात बता रहे हैं कांग्रेस, इनको शर्म आनी चाहिए, इनको शर्म आनी चाहिए, आपको शर्म आनी चाहिए। गलत है या राहुल गांधी जी गलत है? मैं वही कह रहा हूं ना, राजनीति यहीं से शुरू हो जाती है, या राजनीति यहीं से शुरू हो जाती है। मैं यही कहना चाह रहा हूं कि राजनीति यहीं से शुरू होती है। योगेश जी इसमें ठीक है। मनीष जी एक मिनट जरा सुन लीजिए, आपने भी अपनी बात रख ली है, आपने अपनी बात रख ली है, सुदेश जी ने भी अपनी बात रख ली, जरा योगेश जी को भी एक मिनट सुदेश जी, मनीष जी प्लीज एक एक करके, ऐसे कोई निर्णय नहीं निकलेगा, ऐसे ये देखिए। हाँ सुदेश जी एक मिनट जरा सुन लीजिए। योगेश जी मेरा सवाल ये है कि सर अब ये आंकड़ों के आधार पर बता रहा हूं। सुदेश कटारिया जी प्लीज
एक एक करके ऐसे ऐसे कोई मतलब नहीं निकलेगा। आंकड़े कहीं बाहर नहीं देखिए, है, अपने ऐसे घर बनाते हो आंकड़ों को। योगेश जी, मैं जरा ये समझना चाह रहा हूं कि एक तरफ ये कहा जा रहा है कि लॉकडाउन लगाना बीजेपी बार बार कह रही है कि बहुत सही निर्णय है, इसी वजह से जो है अभी तक कोरोना संक्रमण के मामले उतने ज्यादा सामने नहीं आए। हालांकि लॉकडाउन खुला तो उसके बाद ये चीजें बढ़ी हैं, लेकिन दूसरी तरफ ये कहा जाता है कि लॉकडाउन लगाना ठीक कोई कदम नहीं था। ये दोनों में बहुत ज्यादा अंतर है। ये मुझे नहीं लगता किसी ने भी कहा है कि लॉकडाउन ठीक कदम नहीं था। मैं शुरू से करूंगा बात। दोनों राजनीतिक लोग प्लीज मेरी बात सुन लें। अगर उन्हें गुस्सा आए, नाराज हो, बाद में बोल देना। सबसे पहली बात मैं ये करता हूं कि लॉकडाउन 100% सही निर्णय था, बट एज आई पर्सनली फील इट वाज डिलेड। थोड़ा सा लेट किया गया। मुझे लगता है कि ये थोड़ा सा और पहले होता तो नतीजे और बेहतर होते। नंबर एक। अच्छा, उसके बाद लॉकडाउन, पहला लॉकडाउन हमारा बहुत सक्सेसफुल रहा और वही एक तरीका था। पर हम लॉकडाउन क्यों लगा रहे हैं, उसके पीछे रीजन क्या था? लॉकडाउन कोई सॉल्यूशन नहीं था बीमारी को खत्म करने का, वो दवाई नहीं थी। लॉकडाउन इसलिए था कि हमें एक प्रिपरेशन के लिए टाइम मिल जाएगा। तो वो जो हमने टाइम लिया उसमें हमने वो तैयारियां कर ली, और करने के बाद फिर ये पाया कि और लोगों के यहाँ पे भी कुछ ठीक नहीं चल रहा था, मतलब और राज्यों में भी वो लॉकडाउन एक्सटेंड किया गया। ठीक है, वो भी एक ठीक सा कदम था। मैंने या देश में शायद किसी ने लॉकडाउन का या किसी राजनेता ने भी किसी ने उसका शायद विरोध नहीं किया अभी तक। मैंने नहीं सुना, अगर इन लोगों ने सुना हो तो सुना हो। अब मैं बात करता हूं हरियाणा की, करूंगा, बाहर नहीं जाना चाहता। हरियाणा मेरे हिसाब से, हर हिसाब से कोरोना को से लड़ने के लिए 100% सक्सेसफुल रहा है। नंबर एक। नंबर दो, जब जब नया कोई प्रॉब्लम आती है देश के सामने, तो नया ही कोई सॉल्यूशन निकल के भी आता है। तो सबसे पहले लॉकडाउन के बाद फिर जो बीच में फसल वगैरह की बुआई वगैरह, वो बेचने वगैरह का था कार्यक्रम, वो निकला। फिर उसके बाद हम कहां से गड़बड़ शुरू हुई हरियाणा में गड़बड़ शुरू हुई ज्यादा जब हमारा आजादपुर मंडी का पता लगा कि भाई आजादपुर मंडी से कोरोना जो है उसकी दिक्कत शुरू हो गई है। उसके अलावा जो अभी सुदेश भाई कह रहे थे, उन्होंने बात अधूरी कही है, वो मैं पूरी कर देता हूं। दिल्ली और हरियाणा का बॉर्डर, और बॉर्डर केसेस ही हैं हमारे सारे, अगर आप ध्यान से देखें, जो रेड जोन में हम आते हैं, गुड़गांव, फरीदाबाद, सोनीपत वगैरह, उनके पीछे रीजन क्या है कि हमारा बॉर्डर इस तरीके से लगता है, गुड़गांव का तो इवन, कि एक दीवार हमारी हरियाणा के अंदर है और दूसरी दीवार जो है वो दिल्ली के अंदर है। और वहां दिल्ली के अंदर या उसमें एकदम 40 लोग जो है एकदम मिले थे एक दिन। तो क्या है, अच्छा उसके बाद क्या है कि जैसे ही अब एक समय ऐसा भी आना था कि भाई इकोनॉमी का भी ध्यान रखना है, तो जैसे इकोनॉमिकली हम लोगों को वो खोलना था, तो जैसे ही खोला, डेफिनेटली वो धीरे धीरे वो कभी ना कभी खोलना ही पड़ेगा। तो वो राहत तो देनी पड़ेगी। हाँ, वो जो राहत देनी पड़ेगी, वो जैसे ही दी तो वो और बड़े। रीजन ये है कि दिल्ली बॉर्डर से हरियाणा के अंदर बहुत लोग काम करने के लिए आते हैं, और हमारे पास इतनी फैसिलिटीज अभी तक भी उपलब्ध नहीं है कि हम उनको कंप्लीटली सैनिटाइज करके या उनका कंप्लीट चेकअप करके और फिर कहें कि आप ड्यूटी पे जाइए। ठीक है, तो वो पॉसिबल नहीं है, वो बहुत ज्यादा नहीं है। हाँ, वो नहीं, वो देखो मैं ईमानदारी से मान रहा हूँ ये चीज कि वो पॉसिबल नहीं है, लेकिन फिर भी एज हरियाणा इज कंसर्न ये सक्सेसफुल था। हरियाणा में अभी भी मैं कह रहा हूँ, अब अगर लोग शोर मचाएंगे, मैं उसमें राजनीति में बिल्कुल नहीं जाऊंगा, ये रहे बेशक। अभी मैं गारंटी करता हूँ एक और, वैसे शायद आपने डॉक्टर को भी जोड़ा हुआ है, तो डॉक्टर साहब बता देंगी कि अभी ये केसेस बढ़ेंगे। और ये बढ़ेंगे तो कोई एक ऐसा नहीं है कि भाई ये क्या फेलियर हो गया है, वो बढ़ने ही बढ़ने हैं, सबको मालूम है। लॉकडाउन का यानी कि फायदा मिला है, और यही कारण है कि उतना संक्रमण नहीं फैला। ठीक है, हमारे साथ कुछ और भी खास मेहमान कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं, जरा मिलवा देते हैं अपने सभी दर्शकों को उनसे। हमारे साथ हेल्थ एक्सपर्ट डॉक्टर स्वाति माहेश्वरी जी कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। स्वागत स्वाति जी, बहुत स्वागत है आपका। जननायक जनता पार्टी से प्रवक्ता अरविंद भारद्वाज जी हमारे साथ कार्यक्रम में है, बहुत स्वागत है अरविंद जी आपका। और इंडियन नेशनल लोकदल से प्रवक्ता सुखवंत सिंह जी हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। सुखवंत जी, बहुत स्वागत है आपका। एक एक करके मैं जरा जल्दी से सभी से रिएक्शन ले लेता हूँ। अरविंद जी, मैं जरा जल्दी से आपसे रिएक्शन लेना चाहता हूं कि सरकार का अभी, क्योंकि सरकार की सहयोगी दल आपकी पार्टी भी है, तो ऐसे में क्या एक्शन प्लान अभी आने वाले समय के लिए किया जा रहा है, खास करके उन इलाकों में जहां पर संक्रमण के नए मामले अभी भी सामने आ रहे हैं, गुरुग्राम, फरीदाबाद, सोनीपत, इन इलाकों के लिए? अरविंद जी। सभी देख रहे हैं कि हरियाणा में चूंकि दिल्ली के 3 ओर से हरियाणा लग, तो जी मेरी आवाज आ रही है? जी बिल्कुल आ रही है अरविंद जी, अपनी बात पूरी कीजिए।
शुभेंदु जी, हरियाणा की जो स्थिति है वो ये है कि दिल्ली से चूंकि लगने की वजह से यहाँ कोरोना के केसेस एकदम कुछ दिनों में बढ़े हैं, वरना पहले हमारे यहाँ जो स्थिति सरकार से चाहे लॉकडाउन लगाने की बात हो या बॉर्डरों को सील रखने की बात हो या सुविधाएं लोगों तक पहुंचाने की बात हो, जैसे खाद्य सामग्री है या और तमाम, और इसके अलावा टेस्टिंग इलाज। अरविंद जी, आपकी आवाज जो है उसमें कुछ खराबी आ रही है, तकनीकी रूप से कुछ खराबी है, जरा उसको ठीक कर लेते हैं, फिर मैं जरा आपके पास वापस लौटूंगा। लेकिन इस बीच हमारे साथ सुखवंत सिंह जी भी लगातार कार्यक्रम में बने हुए हैं, मैं उसके बाद स्वाति जी आपके पास भी आता हूं। सुखवंत जी, आपको क्या लगता है सरकार के अभी तक के जो कदम है, और आज भी जो कहा गया कि चेहरे को ढक करके यदि आपने नहीं रखा, यानी कि मास्क अगर आप चेहरे पर नहीं लगाते हैं, सार्वजनिक जगहों पर जाते हैं तो 500 रुपए का जुर्माना आपके ऊपर लगेगा, ये जो फैसले हैं सरकार के, आपको लग रहा है कि सही दिशा में अभी सरकार चल रही है, खास करके हरियाणा की बात करें तो? देखो शुभेंदु जी, सबसे पहले तो आपका धन्यवाद कि आपने मेरे को अपनी बात रखने का मौका दिया, और सब साथियों को नमस्कार। शुभेंदु जी, ये हम एक युद्ध के मैदान में हैं, कोरोना के विरुद्ध युद्ध के मैदान में, और क्योंकि सरकार को कानून को एग्जीक्यूट करना पड़ता है, तो सरकार जो भी स्टेप ले रही है, हम पहले कह चुके कि इस संकट के समय में हम इस कोरोना के मामले पे सरकार के साथ हैं, वो जो भी स्टेप लेगी हम उसके साथ हैं। अब इन चीजों का एनालाइज बाद में होगा कि सरकार के जो स्टेप लिए गए वो एप्रोप्रिएट थे या नहीं थे, वो हम इसके बाद देखें। अब जो समय है, मास्क लगाने का बिल्कुल एक प्रिकॉशनरी स्टेप है, सोशल डिस्टेंसिंग का है, एक प्रिकॉशनरी स्टेप है, और उसको हम सबको सरकार कहे तब भी और ना कहे तब भी उस चीज को हमें फॉलो करना चाहिए। वो हम सबके स्वास्थ्य के साथ जुड़ी हुई चीज है और हम सबको उसका पालन करना है। अब दूसरी जो बातें हैं जो मैं सुन रहा था अपने साथियों के साथ, कि आपका विषय मेरे ख्याल से आज मेरे को जो बताया गया वो कोरोना के आज जो गाइडलाइन जारी की है उसके ऊपर, तो हमें दूसरी सब चीजों के ऊपर नहीं जाना चाहिए कि कांग्रेस ने क्या किया, ये क्या बात है। लेकिन मेरा सिर्फ एक और इल्तजा और एक और मेरी अपील इस तरीके से है कि जिस प्रकार से अभी योगेश कौशिक जी कह रहे थे कि भाई वो एक पैकेज दिया जाए, तो मेरी ये है कि किसान जो इस सारे कोरोना के समय में बहुत ज्यादा परेशान है, परेशान है, और तोसाम के पास आप लोगों ने देखा होगा चौधरी अभय सिंह चौटाला जी वहां पे गए थे, और टमाटर के प्रोड्यूसर जो किसान हैं उनकी कोरोना की वजह से बुरी हालत है, क्योंकि वो इस लॉकडाउन में अपनी उत्पाद को मंडियों तक नहीं ले जा पाए, और ले जा पाए तो उनका वहां से खर्चा भी नहीं निकल पाए। तो सरकार उसकी तरफ भी ध्यान दे, ये मेरी सरकार से इंतजार भी है, अपील भी है आपके। ठीक है। मैं जरा इस सवाल का जवाब भी लूंगा मैं सुदेश जी से, लेकिन मैं जरा स्वाति जी आपकी तरफ रुख कर रहा हूँ। जरा इस बात को और क्लियर कीजिए कि जब हम ये बार बार जिक्र कर रहे हैं कि फरीदाबाद, गुरुग्राम, सोनीपत ये वो इलाके हैं जो दिल्ली से लगते हुए सीमाओं पर, हरियाणा के वो इलाके हैं जहां पर अभी भी तेजी के साथ मामले सामने आ रहे हैं, बाकी जगहों को छोड़ दें तो वहां बहुत हद तक ठीक हो चुका है, रिकवरी रेट भी काफी अच्छा है, लेकिन इन इलाकों के लिए आने वाले समय में हरियाणा सरकार की तरफ से या हरियाणा प्रशासन की तरफ से डॉक्टर्स की टीम के द्वारा भी क्या कदम अभी एक्शन प्लान के तौर पर उठाए जाने के लिए तैयारी है या अभी तक तैयार किए जा चुके हैं? देखिए, अब जिस तरह से आप अभी बता भी रहे हैं और खास तौर से जिस तरह से हरियाणा गवर्नमेंट का अंदेशा भी है कि इन्फेक्शन जो है वो ज्यादा दिल्ली और लगे हुए सीमाओं से ज्यादा आ रहा है, तो ऐसे में मेरे ख्याल से जरूरी हो जाता है कि हम अपने बॉर्डर्स पर मुस्तैदी बढ़ाएं ताकि वहां से संक्रमण यहाँ नहीं आए, और कुछ समय के लिए हम इन नियमों का और पालन करें। अगर देखिए बीच में छूट देने की कोशिश की गई, लेकिन अगर लग रहा है कि छूट देने से इतना फायदा नहीं हो रहा है, तो ऐसे में दोबारा जो भी हमने निर्णय लिए हैं उनको दोबारा आंकना चाहिए, देखना चाहिए कि क्या हमें फिर से वही निर्णय लेने जरूरी है या हम क्या अपनी स्ट्रैटेजी को चेंज करें। क्योंकि अगर आप देखें शुभेंदु जी, तो एक लॉकडाउन के समय में जरूर हमारे केस बढ़ने शुरू हो गए थे, लेकिन 80% केस जो हमारे आए हैं वो लॉकडाउन के अभी आए हैं, पिछले 4 हफ्ते के अंदर आए हैं, जब से कि रिलैक्सेशंस दिए गए हैं, जब से कि लोगों का मूवमेंट बढ़ा है, तभी से ये ज्यादा केसेस सामने आने शुरू हो गए हैं। और ऐसे में एक बहुत जरूरी बात ये हो जाती है कि हमें अपना जो मेडिकल सिस्टम है, जो हमारे बेड्स हैं, जो हमारे वेंटिलेटर कैपेसिटी है, वो दुरुस्त है या नहीं है, उसको जरूर देखना जरूरी होगा। क्योंकि देखिए मुंबई में जहां 22,000
30,000 बेड है वहां भी अब कमी महसूस होनी शुरू हो चुकी है। और दिल्ली में भी अब ये आलम है कि वहां पर भी बेड्स ठीक से अवेलेबल नहीं हो रहे हैं, लोग परेशान हो रहे हैं। ऐसे में दिल्ली के प्रशासन ने जीटीबी अस्पताल में भी 1500 बेड बनाने की अपना उन्होंने निर्णय लिया है। तो ऐसे में मुझे लगता है हरियाणा गवर्नमेंट को भी बहुत जरूरी होगा कि पहले से इन सब चीजों के लिए तैयार रहें। और लॉकडाउन का समय पहले भी प्रशासन ये बोल चुका है कि उनको ये वक्त मिला था ये सब चीजों को अच्छा दुरुस्त करने के लिए, लेकिन अभी मुझे लग रहा है कि और भी ज्यादा शायद उसमें जरूरत है और उसके लिए पहले से तैयारी होना बहुत जरूरी होगा। क्योंकि जब अचानक से मरीज आने लगते हैं तब बहुत ज्यादा लोड पड़ता है हेल्थ सिस्टम पे और तब जो अफरा तफरी का माहौल हो जाता है उससे हमें बचना बहुत जरूरी है। तो मुझे लगता है कि प्रशासन को और भी ज्यादा बिल्कुल प्रशासनिक स्तर पर यहाँ पर जरूर कदम उठाने होंगे। सरकारों को भी तय करना होगा कि आने वाले समय में मुश्किल स्थिति ना बने, इसका खासतौर पर ध्यान रखें। एक छोटे से ब्रेक के लिए हमें यहाँ जरूर रुकना होगा, लेकिन ब्रेक के उस पर जब वापस लौटेंगे तो समझेंगे कि अभी जब लॉकडाउन के चौथे चरण का फेज अब खत्म होने जा रहा है तो उसके आगे क्या, अब क्या लॉकडाउन एक बार फिर से आगे बढ़ेगा या फिलहाल कुछ और रियायत मिल सकती है। छोटा सा ब्रेक, जल्द लौट रहे हैं। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। जरा जल्दी से आगे बढ़ते हैं और कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। सभी खास मेहमान हमारे साथ लगातार कार्यक्रम में बने हुए हैं। जरा मैं अरविंद भारद्वाज जी सबसे पहले आपसे एक एक्शन ले लेता हूं, फिर उसके बाद मैं सुदेश जी आपसे जवाब दूंगा। अरविंद जी, क्या आपको लग रहा है कि सरकार के द्वारा आने वाले समय के लिए कुछ नीति अभी तैयार है? शुभेंद्र जी, सरकार जब से कोरोना की बीमारी इस देश में, इस प्रदेश में है, हमारी सरकार अपनी ओर से बहुत अच्छे निर्णय ले रही है। पूरा प्रयास सरकार का ये है कि हमारे देश को इससे बचाया जाए। जी। और है, चाहे वो फरीदाबाद हो, गुरुग्राम, सोनीपत है, पानीपत है, करनाल है, और भी जिन तमाम शहर में केसेस बढ़ रहे हैं वहां हम और ध्यान रखेंगे। हमारी 30 तारीख के बाद किस तरह की सरकार उसके आगे प्लानिंग तैयार। अरविंद जी, आपकी आवाज फिर से जो है तकनीकी रूप से कुछ खराबी है, जरा उसको ठीक कर लेते हैं, फिर उसके बाद मैं वापस फिर से लौटता हूँ। कोशिश करते हैं कि ये स्थायी रूप से ठीक हो। योगेश जी से मैं रिएक्शन लूं, लेकिन उससे पहले सुदेश जी, मैं एक सवाल आपसे करना चाह रहा हूं। ये जो शुरुआत में आरोप मनीष खटाना जी ने लगाया कि नमस्ते ट्रंप और दूसरे कार्यक्रम, आपकी सरकार, ये सारे काम तो आपने कर लिए, दूसरों के ऊपर आप हर तरीके से अंकुश लगाना चाहते हैं, लेकिन अपने लिए सारी स्वतंत्रता। देखिए शुभेंदु जी, जिस प्रकार से आरोप प्रत्यारोप की राजनीति है, ऐसी विकट और विषम परिस्थिति में जब देश एक ऐसी विकट परिस्थिति से गुजर रहा हो, इस प्रकार से आरोप प्रत्यारोप नहीं लगाने चाहिए। हमारी तो निवेदन यही है, विपक्ष से भी, प्रदेश की जनता से भी, देश की जनता से भी, इसका सबसे बड़ा मूल मंत्र जागरूक करना पड़ेगा लोगों को। अगर विपक्ष आरोप प्रत्यारोप की जगह लोगों को जागरूक करने में अपना समय लगाए तो अच्छा होगा। जिस प्रकार से सुखवंत जी ने, INLD के प्रवक्ता ने, साथी ने एक सवाल किया, मैं उसके जवाब में बताना चाहता हूं। ऐसी विकट और विषम परिस्थिति में जब फसल कटाई हो रही थी तो संपूर्ण रूप से हरियाणा प्रदेश में लॉकडाउन था। ऐसी विकट विषम परिस्थिति को देखते हुए जो हरियाणा प्रदेश में 400 मंडियां थी, हमने उसको 1900 करने का काम किया। और पूरे प्रदेश में 1900 मंडियां करने के बावजूद जो कच्ची मंडियां हमने बनाई, 4000 पुलिसकर्मी लगाए कि किसी प्रकार की असुविधा किसानों को ना हो। सबको टोकन के माध्यम से, सबको SMS के माध्यम से, सबको WhatsApp के माध्यम से सूचना दी गई। हर दिन 50 किसान आए और मंडी में अपना सामान बेच के चले गए। और हमने तय किया, इस सारे एपिसोड को मुख्यमंत्री जी, प्रदेश अध्यक्ष सुभाष बराला जी 1 to 1 खुद देख रहे थे। मैं आपको आंकड़ों की बात करूं शुभेंदु जी, 73 लाख मीट्रिक टन हमने गेहूं की खरीद की, 8 लाख मीट्रिक टन हमने सरसों खरीद की, 5 लाख मीट्रिक टन हमने चने की खरीद की। और हमने आढ़तियों को पैसा देने के बाद सुनिश्चित किया आढ़तियों को कि अगर 3 दिन के बाद अगर किसानों को पैसा नहीं पहुंचता है तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। मैं सुदेश जी, मैं एक चीज अब फिर दोबारा से वही सवाल करना चाहता हूं। आपको लगता है कि कोरोना संक्रमण जो कि हरियाणा के अंदर हुआ है या बढ़ रहा है, अभी भी सामने आ रहे हैं मामले, उसके लिए दिल्ली जिम्मेदार आपको नजर आती है? बिल्कुल शुभेंदु जी, देखिए पूरे प्रदेश की जनता जानती है, पूरा देश जानता है, जिस प्रकार से जो भी संक्रमण हुआ, जो संक्रमण बढ़ा, जिस प्रकार से मैंने उदाहरण के तौर पर रेवाड़ी का आपको बताया, वो महिला दिल्ली से आई हुई थी। तो क्या क्यों आखिर इतना देरी की जा रही है? क्यों नहीं, अगर आपको लगता है कि दिल्ली से जब खतरा आ ही रहा है तो वहां पर सरकार क्यों स्टैंड नहीं ले रही है? शुभेंदु जी, मैंने आपको पहले कहा, इस पे राजनीति ना करके
जात धर्म और पार्टीबाजी से ऊपर उठकर प्रदेश के मुख्यमंत्री को भी सोचना पड़ेगा। जिस प्रकार से उन्होंने प्रदेश को एक ऐसे कगार पे खड़ा कर दिया, दिल्ली एक हरियाणा की सुरक्षा के लिए तो हरियाणा सरकार को सोचना होगा ना सर। बिल्कुल, हमने तो कर्फ्यू लगाया, हमने जाम किया। नहीं तो अब तो सब कुछ खुला है ना दरबार। देखो जिस प्रकार ये अब केंद्र की तरफ से भी गाइडलाइन स्पष्ट है कि 2 राज्य आपस में तय कर लें कि आपको अपने दूसरे राज्य के लोगों को आने देना है या नहीं आने देना है। ये तो राज्यों को आपस में तय करना है। अब अगर आपको ये लगता है कि दिल्ली से संक्रमण के मामले ज्यादा आ रहे हैं तो इसके लिए आपको स्टैंड लेना पड़ेगा। ये दिल्ली सरकार थोड़ी रोकेगी। पहले और दूसरे चरण का लॉकडाउन था, उसमें संपूर्ण रूप से दिल्ली से आने जाने पर प्रतिबंध हमने लगाया, लेकिन जिस प्रकार से छूट दी गई शुभेंदु जी, वो आपके द्वारा नहीं, वो तो सेंटर का था। अर्थव्यवस्था चरमरा गई थी, इतनी छूट देना भी सरकार की मजबूरी थी लोगों के हित को देखते हुए। लेकिन मैं फिर निवेदन करना चाहता हूं, प्रदेश के मुख्यमंत्रियों को संजीदा होना पड़ेगा। जिस प्रकार से पहले चरण में प्रसार प्रदेश के मुख्यमंत्री कंधे से कंधा मिलाकर हमारे से चल रहे थे, लेकिन एक एपिसोड 55 दिन के बाद एक ऐसा आया, मुख्यमंत्रियों को पाठ पढ़ाया गया कि तुम प्रधानमंत्री से सवाल करो। ऐसी विकट और विषम परिस्थिति में इस प्रकार की राजनीति नहीं होनी चाहिए। जात धर्म और पार्टीबाजी से लोगों को अवेयर करना चाहिए। मैं जरा मनीष जी, मैं एक सवाल पूछना चाह रहा हूं यहाँ पर। मैं ये जो सवाल मैं जो सुदेश जी से करना चाह रहा था कि अब इसमें अगर लगता है कि दिल्ली से संक्रमण के मामले बढ़ रहे हैं तो क्यों ना एंट्री को रोक दिया जाए। जब आपस में 2 राज्यों का मामला है तो क्यों नहीं हरियाणा सरकार को, जब खतरा है कि हमारे इलाके में संक्रमण होगा तो हरियाणा सरकार को तो डिसीजन लेना पड़ेगा ना। देखिए शुभेंदु जी, आप बिल्कुल ठीक बात कह रहे हैं और उससे पहले कौशिक साहब ने बिल्कुल ठीक बात कही। बॉर्डर को सील करना चाहिए और जिनको वास्तव में दिल्ली जाना है या दिल्ली से आना है और जो लोग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि उसके बिना काम नहीं चल सकता, तो हमारे पास ज़्यादा बॉर्डर नहीं है, 2, 4, 5, 7 बॉर्डर, और हमारे पास फोर्स की कमी नहीं है। और हमारा हरियाणा का जितने भी आदमी हैं, जो मेरे भाई अभी थोड़ी देर पहले कह रहे थे कि जनता ने सहयोग नहीं करा, जनता ने, जिससे ज़्यादा जनता आपका सहयोग नहीं कर सकती। आपसे सहयोग की उम्मीद आप जनता करती है, जो आपने 1% भी नहीं किया। आप बताइए कितने वेंटिलेटर की आप जनता ने सहयोग किया, आप बीच में नहीं किया साहब, बीच में ना बोले, जनता ने सहयोग किया तो आज हरियाणा सेफ है। बीच में आज हरियाणा पूरे हिंदुस्तान का आकलन करेगा, सब सुदेश जी मैं आपको भी आपको भी मौका दूंगा, पहले अपनी बात करने दीजिए। ये कैसे हैं जी, मुख्यमंत्रियों से सवाल किया प्रधानमंत्री से सवाल किया गया। भैया मुख्यमंत्री भी जनप्रतिनिधि है और प्रधानमंत्री भी जनप्रतिनिधि है। अगर जनप्रतिनिधि अपनी जनता के सवाल अगर प्रधानमंत्री से नहीं करेंगे तो किससे करेंगे? अगर इनसे कोई सवाल किया जाता है तो ये उसको नाम देते हैं राजनीति का। अगर इनसे कुछ पूछा जाता है तो इसको नाम देते हैं राजनीति का। क्या गलत है? अगर आप स्क्रीनिंग करके दिल्ली भेजो और दिल्ली से आप उसकी स्क्रीनिंग करो, क्या आपके पास स्क्रीनिंग के इक्विपमेंट नहीं है? क्या आपके पास सैनिटाइजर नहीं है? करोड़ों रुपए का घपला इन्होंने सैनिटाइजर में कर चुके हैं। 20 लाख करोड़ का मैं राजनीति कर रहा हूं। जवाब देने का आपको पूरा मौका दूंगा। मैं आपको सुदेश जी मैं जवाब आपसे लूंगा। नहीं शुभेंदु जी, एक छोटी सी बात, आज की डेट में डॉक्टर, पुलिस, मीडिया, ये 3 ऐसे डिपार्टमेंट है। चौथा सोशल वर्कर, चाहे वो पार्टी से हो, चाहे वो बिना पार्टी का हो, चाहे वो सामाजिक हो, चाहे वो धार्मिक हो, चाहे वो किसी भी संस्था से हो, हर आदमी रोड पर बाहर निकलकर लोगों की अपने सामर्थ्य के हिसाब से, अपनी ताकत के हिसाब से मदद कर रहा है। आप मुझे गुड़गांव के 15 किलोमीटर के सराउंडिंग घूम के देखिए, जो पुलिस वाले आज 55 दिन से बॉर्डर पे, चौकियों पे और नाकों पे खड़े हैं, क्या किसी के कूलर का, किसी का टेंट का, किसी के पानी की, किसी के राशन की कोई व्यवस्था, कोई पीपीई किट, कोई मास्क, कोई सैनिटाइजर खुद विधायक सरकार ने किया जी, आज संजय जी, सतप्रकाश जरावता जी खुद विधायक, कल 12 मामले पुलिस वालों के आए, दिन रात एक करके ये फिर बीच में बोल रहे हैं, चाहे वो पैरामेडिकल स्टाफ, ठीक है, 12 मामले पुलिस वालों के आए। आप इनसे पूछिए। ये बड़ा गंभीर विषय है, ये बड़ा गंभीर विषय है। आप इनसे पूछिए, कोरोना योद्धा, आप बताइए सरकार ने क्या किया? मैं बता रहा हूँ, दिल्ली पुलिस का एक जवान शहीद हो गया, उसको किसी हॉस्पिटल ने एडमिट नहीं किया। क्या बात कर रहे हैं? ठीक है, मैं जरा आगे बढ़ता हूँ, आगे बढ़ रहा हूँ। जरा मैं एक रिएक्शन, जरा स्वाति जी से एक रिएक्शन ले रहा हूँ। मैं जरा स्वाति जी से एक रिएक्शन ले लेता हूँ। मैं सुदेश जी और मनीष जी प्लीज एक करके ऐसे नहीं। दीपेंद्र सिंह हुड्डा के अलावा हरियाणा में कोई सांसद नजर नहीं है। देखिए राजनीति यही तो चीज है ना। यहाँ जो जनता इस वक्त आपको देख रही होगी वो ये समझ रही होगी कि राजनीति कैसे होती है और किस रूप में होती है। नहीं ठीक है, एक मिनट जरा स्वाति जी, ये जो बार बार कहा जा रहा है कि बॉर्डर पर यदि सिक्योरिटी और भी ज्यादा बढ़ा दी जाए तो क्या ये दूसरा एक बड़ा समाधान हो सकता है कि हरियाणा के लोगों को सुरक्षित रखना है तो सबसे पहले अब बॉर्डर्स को और भी ज्यादा मजबूत करना होगा, सुरक्षा वहां पर फिर से और भी ज्यादा खड़ी करनी होगी। स्वाति जी
बिल्कुल बिल्कुल, अगर ऐसा लग रहा है कि वहां से संक्रमण ज्यादा आ रहा है तो जरूर दोबारा इसके ऊपर मेरे ख्याल से सोचना चाहिए कि क्या हम अपने बॉर्डर्स को और टाइट करें, वहां पर क्या हम केवल एसेंशियल सर्विसेज वालों को जाने दें और बाकी जो आवाजाही हो रही है वहां से उस पर हम अंकुश लगाएं। तो मेरे ख्याल से जरूर, क्योंकि देखिए अब गुड़गांव में भी केसेस बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं और ऐसे में आपके कंटेनमेंट जोन्स बढ़ जाते हैं, आपके हॉटस्पॉट्स बढ़ जाते हैं। तो बहुत जरूरी, क्योंकि अगर एक तरफ आप चाहते हैं कि आर्थिक गतिविधि दोबारा शुरू हो तो उसके लिए हमें संक्रमण को रोकना भी बहुत जरूरी होगा, क्योंकि अगर जल्दी जल्दी और कंटेनमेंट जोन सामने आएंगे और हॉटस्पॉट सामने आएंगे तो बार बार जो हमारी आर्थिक गतिविधि हम आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं उसमें स्पीड ब्रेकिंग होती रहती है। तो अगर बार बार रुक रुक के इस तरह से हम लोग आर्थिक गतिविधि तो कभी भी नहीं बढ़ा पाएंगे। इसलिए जरूरी है कि एक तरफ जहां हम आर्थिक गतिविधि करने के लिए मौका दे रहे हैं लोगों को, वहीं हमें ये भी कोशिश करनी होगी कि हम जल्दी जल्दी उन लोगों को चिन्हित कर पाए जिनको इन्फेक्शंस हैं। ठीक है, यानी कि चिन्हित करने के लिए और इसके लिए रैपिड टेस्ट भी बहुत ज़्यादा हद तक ज़रूरी है। लेकिन एक सवाल यहाँ पर योगी जी ये भी बन रहा है, बार बार इससे पहले विपक्ष के द्वारा किया गया था कि टेस्ट कितने हो रहे हैं, ये भी तो एक बड़ा सवाल है। क्योंकि जो स्टेट ये कह रहे हैं कि हमारे इलाके के अंदर या हमारे राज्य के अंदर कोरोना संक्रमण के मामले बढ़े हैं, तो एक कारण उसके पीछे टेस्टिंग किट है या फिर टेस्ट जो लगातार ज़्यादा संख्या में किए जा रहे हैं वो भी है। तो टेस्ट की संख्या हरियाणा में और भी ज़्यादा बढ़े, लोग ये भी मांग कर रहे हैं, विपक्ष भी ये मांग कर रहा है। मैं ना कुछ बातें जानबूझ के नहीं कर रहा, क्योंकि फिर जैसे ही बात होगी तो हम अपने मुद्दे से भटक जाएंगे। अभी डॉक्टर साहब ने जो बात की है ना, ये 100% ठीक है। अल्टीमेटली हमें जब पता लग जाएगा कि ये संक्रमित है और उसका हम इलाज करके बाहर निकाल देंगे तो हमें कंफर्म हो जाएगा कि अब हमारा स्टेट जो है सेफ है। अब अपने ऑल ओवर इंडिया का एक व्यू अगर हम लेते हैं तो 2-3 स्टेट्स आपको नजर आएंगी जिनकी स्थितियां एक के बाद एक खराब होती नजर आई हैं। बिल्कुल, जिनमें महाराष्ट्र है, गुजरात है, ठीक है, ये टॉप की मैं 2 बता देता हूँ। और ठीक होती जो 2 स्टेट नजर आएंगी आपको जिनकी रिपोर्ट अच्छी मानी गई है, वो एक केरला है और एक राजस्थान, ठीक है। और कुछ एक या 2 स्टेट ऐसी हैं जिनमें एक केसेस हैं, वो हमारे नॉर्थ ईस्ट के हैं और वो हमारी किस्मत अच्छी है। उसके बाद जहां मैं हरियाणा को लेता हूं, मैं हरियाणा की 2-3 गारंटीज ऑन एयर कर सकता हूं कि हरियाणा में हम लोग जो खुद हरियाणा के लोग हैं, हम आत्मनिर्भर हैं, हम अपने घरों में बैठना अफोर्ड कर सकते थे, इसलिए हमारे घर के अंदर बीमारी घर में से तो नहीं आई है, ये डिसाइडेड है। अब मैं जैसे ही बोलूंगा वो ये राजनीति ना करें प्लीज, मैं वो मेरी पूरी बात सुन लें। शुरू में जहां गड़बड़ कहां से हुई, गुड़गांव फरीदाबाद में नूह से, नूह में कहां से आया, तबलीगी जमात से। तबलीगी जमात कहां से आए, दिल्ली से। दिल्ली में किसने परमिशन दी, सेंट्रल गवर्नमेंट ने उनको वो होल्ड करने की। उसके बाद जाने किसने दिया, दिल्ली गवर्नमेंट ने, ठीक है। उनको जब वो हो चुका था, नंबर 1 तो शुरुआत वहीं से हुई थी हमारे हरियाणा की, अगर आप चेक करोगे तो, ठीक है। अब दूसरी जो बात जो कर रहे हैं हम, वो कर रहे हैं दिल्ली से जो आ रहा है वो संक्रमित है और उससे हमारे को प्रॉब्लम है। मैं फिर गारंटी करता हूं हमारे पास टेस्टिंग किट नहीं है, ये ईमानदारी की बात है। वो अगर कोई कहेगा तो वो झूठ बोलता है। अब दूसरी बात बता देता हूं मैं, गुजरात में एक परचेज हुई है ये कह के कि वेंटिलेटर हैं, उसका उद्घाटन जो है वो मुख्यमंत्री जी ने किया है, 8 दिन की एडवर्टाइजमेंट की है, और उसके बाद ये पता लगा है कि वेंटिलेटर ही नहीं है। और वो कौन है, वो इंडस्ट्रियलिस्ट कौन है, वो इंडस्ट्रियलिस्ट वो है जिसने मोदी जी को सूट भेंट किया था, और वो मोदी जी के भी मित्र हैं और वो मुख्यमंत्री के भी मित्र हैं। ये चीजें इन्हें बुरी लगेंगी, नहीं लगनी चाहिए, इनको सुधारें हम अगर सही चीज है तो। अब मैं बात करता हूं, फिर भी हमारी कैपेसिटी, ये देखो कभी ना कभी तो खोलना पड़ेगा। हमारी कैपेसिटी ये है कि जो लोग आ रहे हैं उनकी एटलीस्ट एक प्राइमरी टेस्टिंग हो सके। थर्मल स्क्रीनिंग 100% हो सकती है, हर जगह हो सकती है। या इंडस्ट्रीज ने ऐसा काम कर दिया है, मैं नाम बता देता हूं इंडस्ट्री का, डेंटल हाइड्रोलिक में आप जाइए, आपको कहीं भी हाथ लगाने की जरूरत नहीं है, और आप सैनिटाइज होके अंदर तक जाएंगे, बाहर जब आएंगे तो सैनिटाइज होके आएंगे, आप हाथ कहीं नहीं लगाएंगे, चाहे आपका कोई भी सिस्टम हो उसके अंदर। तो सीख लो उनसे, इंजीनियर्स को मौका दो, कम से कम ये एक आपदा आई तो हमें सिखा भी देगी। हमें बहुत सारी चीजों में सुधार करने की भी जरूरत है। लेकिन अरविंद जी, मैं जरा एक चीज और पूछ रहा हूं कि टेस्टिंग किट को लेकर के बार बार सवाल किया जाता है। अब सहयोगी दल के साथ जब मिलकर के आप सरकार चला रहे हैं तो टेस्टिंग को लेकर के कितना फोकस है अभी, और कितने टेस्ट अभी तक हो चुके हैं, क्या कोई आंकड़ा, कोई जानकारी? शुभेंद्र जी, हरियाणा में देखिए ये एक ऐसी समस्या है कोरोना जिसका पहले से किसी को भी पता नहीं था।
इसके लिए पहले से सरकारें तैयार नहीं थी। ये एक तरह की बीमारी है जो पहली बार आई, परंतु फिर भी हमारी सरकार ने वेंटिलेटर के इंतजाम करने हो, चाहे तो जो टेस्ट हैं इसके अब लगभग सभी जिलों में ये टेस्ट हो रहे हैं और काफी ज्यादा संख्या में हो रहे हैं। और आप इस तरह से देख रहे हैं आज हरियाणा की जो स्थिति है, कुछ शहरों को हैं में थोड़ी सी बिल्कुल ये स्थिति है और इसी को लेकर के जो बार बार टेस्टिंग को लेकर के ये फोकस भी किया जा रहा है राज्य सरकारों के द्वारा। लेकिन मैं एक रिएक्शन जरा सुखवंत जी आपसे भी ले रहा हूं कि थर्मल स्क्रीनिंग को लेकर के जब भी सवाल उठ रहा है तो आपको लग रहा है कि हरियाणा प्रदेश के अंदर उतनी पर्याप्त व्यवस्थाएं हैं या टेस्टिंग किट को लेकर के? योगेश कौशिक जी कह रहे थे अगर ये कोई राजनीतिक व्यवस्था क्या था तो सुदेश कटारिया जी इतना हल्ला मचा रहे थे कि दूसरे को सुनाई नहीं। अब ये चीजें इस प्रकार की हैं, निश्चित रूप से सरकार इस पूरे मामले में फेल है और कहीं पर भी कोई फार्मा की जो फैसिलिटीज हैं वो भी और आपकी जो किट्स हैं उनकी ऑथेंटिसिटी पर, उनकी टेस्टिंग कैपेसिटी पर भी बड़े बड़े सवाल हैं। और ये इस कोरोना पोस्ट कोरोना जो पीरियड होगा उसमें पता लगेगा कि प्रदेश में कितने बड़े घोटाले इस कोरोना के सहारे पर हुए हैं। किस प्रकार से डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने अपने डिस्ट्रिक्ट को ऑरेंज जोन में डालने के लिए और नेगेटिव लोगों को पॉजिटिव बता करके और उस फंड को यूटिलाइज किया है। ये सब बातें बहुत बात की हैं जब एक बार ये कोरोना चला गया। मेरी आप लोगों के इस मंच के माध्यम से इल्जा ये है कि इस कोरोना के पीरियड में जैसे अभी अरविंद जी कह रहे थे कि पहले से सरकार को नहीं पता, तो प्राकृतिक आपदा का किसको पता होता है? एक डिजास्टर मैनेजमेंट भी एक प्रकार का एक विषय है कि वो उसको कैसे करे। और फिर अब तो 55 दिन 60 दिन होने के करीब हैं, इस दौरान सरकार ने क्या किया? अब इस दौरान हरियाणा सरकार ने ये किया कि आप देखेंगे फूड एंड सप्लाई इंस्पेक्टर आशीष डांगी की सुसाइड हुआ, उसके बारे में वो एक घोटाला है, राशन घोटाला, धान घोटाला, शराब घोटाले की बड़ी बात है, जिस पर अनिल विज जी ने इनकार कर दिया कि एसआईटी को सीआरपीसी के तहत कोई पावर नहीं दी जा सकती इन्वेस्टिगेशन की। बहुत चीजें हैं सुखेंदु जी, हम इनके ऊपर इसलिए नहीं बोलना चाहते एट प्रेजेंट क्योंकि ये लोग ये हल्ला ये आप खुद तो बोलेंगे, अगर आप इनसे कोई सवाल पूछोगे, एक ढंग का सवाल पूछोगे तो ये अपनी वो गिरा देंगे, अपनी राजनीति करेंगे। दूसरा कोई व्यक्ति बोलेगा तो सुदेश कटारिया जैसे दो प्रवक्ता बीजेपी ने लगा रखे हैं वो चिल्ला चिल्ला कर कहेंगे कि राजनीति करेंगे। देखो हमारा विपक्षी दल होने के नाते हमारा ये भी कर्तव्य है कि सरकार अगर इस कोरोना के पीरियड में कहीं भी सरकार से कोई चूक हुई है तो उसको हम सरकार के सामने रखें और सरकार को सुझाव भी दें ताकि सरकार उसमें अपना करेक्शन कर पाए। ये भी हमारा कर्तव्य है, वो उस कर्तव्य का पीछे नहीं है। दूसरी में एक 10 सेकंड और ये सब जो सारी चीजें हैं, देखो हमारे पास किट नहीं है, हमारे पास कुछ भी चीज नहीं है। प्रिकॉशनरी स्टेप के रूप में हमने लॉकडाउन को इम्प्लीमेंट किया, वो एक अच्छा स्टेप है, लेकिन ये पर्याप्त नहीं है। अब आगे की जहां तक बात है दिल्ली को कंप्लीटली सील कर देना चाहिए, ये बात सत्य है, मैं एडमिट करता हूं इस बात को कि इस पूरे नॉर्थ इंडिया के लिए दिल्ली एक बड़ा हॉटस्पॉट है जहां से इसको इंपोर्ट किया गया सारी बीमारी को और दिल्ली से ये सारी जगह फैली है। तो दिल्ली के बॉर्डर को सील करके बिल्कुल उसको बहुत कम लोगों को जो एसेंशियली है इनकी मूवमेंट उन्हीं को हरियाणा के अंदर आने देना चाहिए। ठीक है, ये एक अच्छा सुझाव है। बार बार यही इस बात को फोकस करके कहा जा रहा है कि जो बॉर्डर है उसको सील कर देना चाहिए, जबकि हम 5 सेकंड बहुत जल्दी से हाँ वो 5 सेकंड इसको बंद कर देना चाहिए। दूसरी बात यह है कि हरियाणा प्रदेश में ये बीमारी नहीं फैली, इसके लिए हम सब साधुवाद के पात्र हैं, लेकिन इसके लिए हमारे यहाँ के लोगों का जो इम्यून सिस्टम है वो भी जिम्मेदार है, उसमें भी बहुत ज्यादा कॉन्ट्रीब्यूशन है। योगेश कौशिक जी बिल्कुल सही बात कह रहे हैं कि हम सब आत्मनिर्भर हैं। हमारे पूर्वजों ने हमें सिखलाया कि पूरे वर्ष भर का अनाज और दूसरी जो असेंशियल कमोडिटीज हैं जो एक घर में रिक्वायर होती है एक रसोई में, वो हम सब स्टोर करके रखते हैं, तो इसलिए हमें लॉकडाउन का नहीं पड़ा। हाँ ठीक है, मैं सुधीर जी जरा जल्दी से एक रिएक्शन इस पर, जो अभी सवाल ये बार बार कहा जा रहा है कि आपकी तरफ से कोशिश उतनी नहीं है, राजनीति आप करने लगते हैं। कोई और सवाल पूछे, अगर सरकार को चेता है कि ये गलत जा रहा है या गलत हो रहा है तो उसके लिए आप कहने लगते हैं कि राजनीति हो रही है। इन्होंने सुबेंदु जी सवाल क्या किसानों का मैंने आंकड़ों के आधार पर भाई को बिल्कुल बताया, प्रदेश की जनता को बताया। नहीं अब ये बॉर्डर मामले को लेकर के सरकार कुछ स्टैंड लेगी क्या? मैं सहमत हूं आपकी बात से, बॉर्डर को दोबारा से सील करने का निर्णय सरकार को लेना चाहिए और लेगी भी। जिस प्रकार से फर्स्ट लॉकडाउन में हमने किया उस प्रकार से हरियाणा प्रदेश के बॉर्डर सील होना, उसके बावजूद भी शुभेंदु जी प्रदेश के मुख्यमंत्रियों को संजीदा होना पड़ेगा। यह प्रादेशिक मामला नहीं है, पूरे विश्व का मामला है, मानव जाति के ऊपर संकट है। इस पर राजनीति ना करके प्रदेश के मुख्यमंत्रियों को भी संजीदा होना पड़ेगा। जिस प्रकार से योगेश जी ने भी कहा
जिस प्रकार से INLD के प्रवक्ता जी ने भी कहा, आपने भी कहा, मुख्यमंत्री की सूझबूझ और परिपक्वता का नतीजा है कि आज हरियाणा प्रदेश सेफ है। हमने बहुत सारे ऐसे एहतियात बरते हैं, बहुत सारे जनहित में काम किए हैं, चाहे 3,70,000 परिवारों को फ्री में राशन बांटने की बात हो, चाहे 15 लाख परिवारों को 636 करोड़ रुपए की राशि उनके खाते में ऑनलाइन डालने की बात हो। हमने प्रदेश हित में बहुत सारे जन कल्याणकारी काम किए हैं, लेकिन ऐसी विकट और विषम परिस्थिति में विपक्ष राजनीति ना करके कंधे से कंधा मिलाकर जो गाइडलाइन सेंटर की तरफ से आए उनको फॉलो करे और जनता को ज्यादा से ज्यादा जागरूक करने का काम करे, तब जाके इस परिस्थिति को निपटना कि जो गाइडलाइंस ऊपर से निर्धारित की जाती है वो नीचे फॉलो नहीं हो पाती है। वो बीच में देखा गया था दिल्ली गुरुग्राम बॉर्डर पर जब पुलिस कर्मियों के ऊपर पथराव हो जाता है, तो बात तो यही थी ना कि ऊपर से गाइडलाइंस थी लेकिन नीचे फॉलो नहीं हो पा रही थी, जानकारी उतनी नहीं थी। मैंने कहा प्रदेश के मुख्यमंत्री को संजीदा होना पड़ेगा। जिस प्रकार की राजनीति विपक्ष कर रहा है, 55 दिन के लॉकडाउन के बाद, आप देखिए शुभेंदु जी, 55 दिन बहुत अच्छा लॉकडाउन चला, लेकिन 55 दिन के बाद जिस प्रकार से सट्टेबाजों ने अंदर बैठ के ट्वीट की राजनीति की, जिस प्रकार से मुख्यमंत्री को उकसाया, जिस प्रकार से मुख्यमंत्री को एक समझाने की इस प्रकार से बात की गई, आप प्रधानमंत्री से सवाल कीजिए, आप सरकार से सवाल कीजिए। ये सट्टेबाज लोग एक मैच की तरह राजनीति कर रहे हैं, लेकिन इस विकट और विषम परिस्थिति में ऐसे इस प्रकार के सट्टेबाजों की आवश्यकता नहीं है। प्रदेश और देश की जागरूक करना पड़ेगा। हरियाणा का जहां तक ताल्लुक है, हरियाणा का जहां तक ताल्लुक है, ये इंटरनेशनल नेशनल पे चले जाते हैं, मान नहीं जा रहा। हरियाणा का जहां तक ताल्लुक है, हर जो भी विरोधी दल रहे हों, चाहे ये राजनीतिक पार्टी जो बीजेपी है ये रही हो, इन सब ने मिलके एक बार एक मीटिंग की थी जिसमें सब ने सीएम साहब का पूरा भरपूर समर्थन किया था, नंबर 1। नंबर 2, आज तक किसी का भी कोई विरोधी बयान नहीं आया है। किसी ने ये नहीं कहा कि भाई सीएम साहब ये कह रहे हैं तो ये मत करो, ठीक है। और हरियाणा में ये इन सबको मैं छोड़ता हूं, सबसे ज्यादा जो हक जो बनता है वो यहाँ के नागरिकों का बनता है, जो इतने खुद सेल्फ सफिशिएंट हैं और वो इतने जागरूक हैं, जिनको एक बार बताया गया और वो मान गए। वरना मैं बताता हूं, बहादुरगढ़ के बगल में मान लो कोई गांव लगा होता है, वहां से आधा गांव हर रोज बहादुरगढ़ आता था, वो आना बंद कर दिया लोगों ने। घर में बैठे हुए हैं, खेत का काम कर लेंगे और काम कर लेंगे, लेकिन नहीं आए। तो इसके लिए बधाई के पात्र हमारे सारे के सारे ये लोग हैं, प्रदेश की जनता है। और आगे भी डॉक्टर साहब से चाहे आप अभी कमेंट करा लेना, आगे भी जो खुलेगा जैसे जैसे, उसमें जो जनता जागरूक रहेगी वो जिंदा रहेगी, जो नहीं जागरूक रहेगी वो औरों को भी मारेगी और खुद तो मरेगी। ठीक है, बहुत जल्दी से रिएक्शन मनीष जी, मैं उसके बाद स्वाति जी आपके पास भी आता हूं। देखिए, जो मेरा भाई बार बार बीजेपी के प्रवक्ता एक बात कह रहा है, तो इस पूरे लॉकडाउन के अंदर हमारे प्रदेश के नेता विपक्ष चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा, हमारे राज्यसभा सांसद चौधरी दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने अगर एक भी बयान आप बता दीजिए आपकी सरकार के खिलाफ, आपके मुख्यमंत्री के खिलाफ या किसी के खिलाफ दिया हो, प्रदेश सरकार को 1 करोड़ रुपए, भारत सरकार को 1 करोड़ रुपए और अपनी सैलरी और पूरी टीम उन्होंने हरियाणा में जहां से उनको फोन कॉल आते हैं, जहां भी आते हैं, हर यथासंभव उन्होंने वहां मदद करने की, पहुंचाने की कोशिश करी, सरकार की पीठ थपथपाने का भी काम किया और जितने गाइडलाइन सरकार ने कही वो भी उसको नीचे धरातल तक लाने का काम किया। लेकिन अगर हम कहीं कहते हैं कि सरकार में यहाँ कमी है या त्रुटि है, तो इनको उछलना कूदना नहीं चाहिए। और आज का समय राजनीति पर आरोप प्रत्यारोप का नहीं है, साथ खड़े होकर इस कोरोना से जंग लड़ने का है। तो आप वो लड़े, ये राजनीति वाली जो गोटियां हैं, इसके लिए भगवान आपको बहुत समय देगा। ठीक है, मैं जरा फाइनल कमेंट लेता हूँ जल्दी से। मैं स्वाति जी आपसे समझना चाह रहा हूँ, आपने कहा थर्मल स्क्रीनिंग, तो अगर बॉर्डर पर आवाजाही को रोक करके या फिर अगर आवाजाही बढ़ाई भी, तो वहां थर्मल स्क्रीनिंग अगर करें, क्योंकि गर्मी का मौसम है, धूप बहुत ज्यादा होती है, सड़क पर अगर थर्मल स्क्रीनिंग की जाती है तो टेम्परेचर ऑटोमेटिकली ज्यादा आएगा। तो क्या वो होना प्रैक्टिकली संभव है? क्योंकि उसमें 36 नॉर्मल आना चाहिए, लेकिन उसके बावजूद अगर सड़क पर करेंगे तो 40 के आसपास आएगा, 39-40 ज्यादा है वाले आपका शुभेंदु जी। और मुझे लगता है जिस तरह से अब गर्मी बढ़ रही है, थर्मल स्क्रीनिंग उतनी इफेक्टिव नहीं रहेगी, क्योंकि कल भी मैं भी ये भी अपनी सोसाइटी तक में मैं देख रही थी कि जो लोग बाहर गर्मी से आ रहे थे उनका तापमान थर्मल स्क्रीनिंग में बहुत ज्यादा आ रहा था। और ये होगा ही, क्योंकि शरीर का तापमान अभी गर्मी की वजह से ही इतना बढ़ा है। और खासतौर से अगर आप देखें कि जो लोग एसी की कार्स में ट्रैवल कर रहे होते हैं, उनका अगर आप उस वक्त थर्मल स्क्रीनिंग करें तो अगर बुखार भी हो तो भी वो कम आता है उस समय पर, क्योंकि एसी का इफेक्ट होता है। तो अब थर्मल स्क्रीनिंग अगर आप बॉर्डर्स पे करते हैं तो मुझे नहीं लगता कि
वो इतना ज्यादा Effective कारगर होगा। होने वाला है। और जिस तरह से अब हमारी स्थिति है, मुझे लगता है कि जी बिल्कुल, और अब राज्य सरकारों के ऊपर दामोदार ज्यादा है, तो मुझे लगता है कि राज्य सरकारों को अब ज्यादा एक्टिव होकर के वो सारे स्टेप्स लेने होंगे, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट ने साफ तौर से ये बहुत सारे निर्णय जो है अब राज्य सरकारों के ऊपर छोड़ दिए। और आने वाला लॉकडाउन 5 भी ऐसा ही लगता है कि जहां सेंट्रल जो गवर्नमेंट है वो मोटे मोटे निर्देश जरूर देगी कि क्या हो सकता है और क्या नहीं हो सकता, लेकिन निर्भर उसके राज्य आगे के सरकारों जितने पर भी ही होगा। निर्णय हैं वो सब राज्य सरकारों को ही बिल्कुल लेने बिल्कुल होंगे। ठीक है। बिल्कुल, बहुत बहुत बिल्कुल, शुक्रिया, तो बहुत उनको शुक्रिया और भी स्वाति जी ज्यादा- और सभी खास मेहमानों का कार्यक्रम में जुड़ने के लिए, अपना समय देने के लिए। लेकिन ये स्पष्ट है कि आने वाले समय के लिए जब लॉकडाउन के आगे अगले फेज की अगर बात करें तो वहां पर भी सेंटर की तरफ से कुछ गाइडलाइंस और साथ ही दारोमदार साधा राज्य सरकारों के ऊपर। अब देखना यही है कि राज्य सरकार आखिर अलग अलग विषयों को लेकर के क्या कदम उठाती है। फिलहाल के लिए बस उतना ही। नमस्कार।